चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 9 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखते हैं हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द का ध्यान दिया है? शब्द पर ध्यान दिया है, शुद्ध शब्द पर। क्या एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का क्या अर्थ होता है? कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण सामान्य रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों का शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आशवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक सामान्य रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलक्षणिक गुण एक समान होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार देखें। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस प्रकार मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। क्रियाकलाप देखें तो कक्षा को अ, ब, श और द समूहों में बांटें और एक बीकर उसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो और समूह अ को दे और समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड समूह स और द को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक और जल में चीनी दोनों समूहों में प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें और यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोलों के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संघटन रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। क्रियाकलाप दूसरा देखें। आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों में अ, ब, श और द में बांटें। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूनों में से एक दें। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह द को दूध या स्याही के कुछ बूंद दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहे। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें और अब इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मिश्रण को छान ले और क्या छान कर पत्र पर कुछ शेष बचा है
कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और ब एक विलयन पाते हैं। समूह स एक निलंबन पाता है। समूह द एक क्लोराइड विलयन पाता है। अब हम विलयनों, निलंबनों और क्लोराइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न है, पदार्थ से क्या क्या समझते हैं? समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। विलयन क्या है? देखें, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ दोनों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन यानी मिश्र धातु और गैसीय विलयन यानी वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्र धातुएं क्या है? तो ये धातुओं के समांगी मिश्र होते हैं जिनके भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इन मिश्रण धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों में विलयन और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक यानी जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक यानी प्रायः कम मात्रा में होता है, तो विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घोला जाता है उसे विलय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसे चीनी विलय है और जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। वातयुक्त पेय और सोडा जल, कोक आदि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलयन और जल विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगिक मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है और वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। विलयन के गुण देखें तो विलयन एक समांगिक मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 nm यानी 10 के पावर -9 मीटर और मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँखों से नहीं देखा जा सकता। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन की सांद्रता देखें। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा था कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न अभावों के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। क्रियाकलाप 2.3 देखें। दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल ले। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला ले। जब विलयन पदार्थ और अधिक न घुले तब 50 डिग्री सेल्सियस के ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें और विलयन पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें।
क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियर क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलयन पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता अधिक हो। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपर्युक्त किए गए क्रियाकलापों से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा यानी द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। पहला है द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। विलय पदार्थ का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। दूसरा है द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत। देखें तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। तीसरा है विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत। देखिए तो विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन 100 है। उसके बाद उदाहरण 2.1 के एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है और विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। हल देखें, विलय पदार्थ यानी नमक का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम, विलायक यानी जल का द्रव्यमान 320 ग्राम हम जानते हैं, और विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम बराबर 360 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत देखें तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 यानी बराबर 40 बटा 360 गुणे 100 बराबर 11.1%। विलयन क्या है देखें तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घोल तेरह नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। यह निलंबित कण आँख से देखा जा सकता है। निलंबन के गुण धर्म देखें तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखा जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है और जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाता है अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्ण रुक जाता है। कोलाइडल विलयन क्या है? देखिए कोलाइडल विलयन क्या है तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है। जैसे दूध कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसे कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण एक फैलाना एनुटिंडल प्रभाव कहा जाता है। एनुटिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर
टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे के मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। सारणी 2.2 में कोलाइडल्स के सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम और प्रकार। और उदाहरण देखें तो द्रव के परिक्षेपण माध्यम है गैस, प्रकार है इसके एरोसोल है, उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस का परिक्षेपण माध्यम है गैस, प्रकार है एरोसोल, उदाहरण है धुआं। स्वचालित वाहन का निथार है। और गैस का परिक्षेपण माध्यम देखें तो द्रव है, प्रकार है फोम, और उदाहरण है शेविंग क्रीम है। द्रव का परिक्षेपण है द्रव ही है। और उसके बाद प्रकार है इसका इमल्शन, उदाहरण है दूध फिश क्रीम है। उसके बाद ठोस का परिक्षेपण है ठोस ही है और इसका प्रकार है शोल, उदाहरण है मैग्नीशिया मिल्क कीचड़ है। गैस के परिक्षेपण माध्यम है ठोस है और प्रकार है इसका फोम है। और उसके उदाहरण है फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस है। द्रव का परिक्षेपण माध्यम है ठोस ही है। उसके बाद प्रकार इसका जेल है, उदाहरण है जेली, पनीर, मक्खन। ठोस का देखें, ठोस का परिक्षेपण माध्यम ठोस है, प्रकार है ठोस सोल, उदाहरण है रंगीन रत्न, पत्थर, दूधिया, कांच। कोलाइडल के गुण धर्म देखें, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकता, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीकी, जैसे 2.5 में देखा था क्रियाकलाप में, तो तकनीकी द्वारा पृथक किए जा सकता है। कोलाइडल विलयन परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है जैसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न देखें तो उदाहरण के साथ समांगी एक विषमांगी मिश्रणों के विभेद कीजिए। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। और तीसरा प्रश्न है, एक संतृप्त विलयन बनने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 393 के पर घोला जाए, यानी कैलोरी पर घोला जाए तो इस ताप पर उसकी सांद्रता प्राप्त करें। उसके बाद देखिए भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है और ये ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक तथा कथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांत एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप में समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है, लेकिन इनके रासायनिक गुण धर्म भिन्न है। इनकी गंध और
ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है, और तेल का यह रासायनिक गुण जल से इससे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संघटन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? प्रश्न है, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। पेड़ों के कटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों में से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना। और दूसरा है, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। शुद्ध पदार्थों में क्या प्रकार है? शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? देखें तो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व देखें तो रॉबर्ट वायलन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु या उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। ये चमकीली होती है, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, ये ताप या विद्युत की सुचालक होती है, ये तन्य होती है यानी इनको तारे के रूप में खींचा जा सकता है, ये आघातवर्ध्य होती है, इनको पीट कर महीन चादरों से ढाला जा सकता है, ये प्रतिध्वनियाँ पूर्ण होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है और अधातुएं दिए गए निम्न गुणों से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंगों की होती है, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है, ये चमकीली, प्रतिध्वनि पूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन यानी कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। कुछ महत्वपूर्ण बात, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक और जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस है, 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है, 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है, गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था लेते हैं। यौगिक देखें तो ये एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्रियाकलाप से देखें। कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की थाली में ले। समूह 1 में लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। समूह 2 में लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं या मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें और जब ज्वाला को हटा दे तब मिश्रण को ठंडा होने दे। समूह 1 और 2
प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं और जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं और मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। यानी इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देश लेना आवश्यक है और इस क्रियाकलाप को लोहे या सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराए और अवलोकनों को नोट करें। अब उत्तर दें, क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री देखने को समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम है? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसको ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। और समूह दो द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इनकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया है कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह एक की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह दो की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह एक द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहे तथा सल्फर है और मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह दो द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों में पूरा तरह भिन्न है। यौगिक का संघटन पूरे पदार्थ में समान है और हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके परे सारणी 2.2 में मिश्रण तथा यौगिक देखें। मिश्रण और यौगिक क्या है? तो मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते और यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संघटन परिवर्तनीय होती है, जबकि यौगिक में नए पदार्थ का संघटन सदैव स्थायी होती है। मिश्रण उसमें उपस्थित संघटनों के गुणधर्मों को दर्शाते हैं, जबकि यौगिक नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण में घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। पदार्थ आरेख द्वारा देखें तो पदार्थ में ठोस, द्रव या गैस है। इसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण है। मिश्रण में कोई नियत संघटन नहीं है। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक हैं। तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। यौगिक नियत संघटन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। तत्व उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि है। यौगिक उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि है। मिश्रण में देखें, मिश्रण में सामंगिक और विषमांगी देखेंगे तो सामंगिक समान संघटन है, विषमांगी असमान संघटन है। सामंगिक उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल आदि है। और विषमांगी में उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि है।
उसके बाद देखिए आपने क्या सीखा। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ यानी तत्व तथा अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समैंगिक मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा वय को विलयन कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलयन का द्रव्यमान अथवा आयतन है और वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है और कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होता है। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलय कणों को परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुण को दर्शाते हैं।